आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैटालिसिस। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, और ये टर्म हम लोग पहले भी पढ़े। कैटलिस्ट याद करो, केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पर भी डिस्कस किए हैं। ध्यान से सुनोगे, पहले समझा देते हैं, उसके बाद में फिर लिखवा देंगे। कैटलिस्ट वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, बट नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जनरली कैटलिस्ट का यूज किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इसीलिए कैटलिस्ट को पॉजिटिव कैटलिस्ट भी कहा जाता है। लेकिन कुछ एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने का भी काम करते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने का काम करेंगे उन्हें निगेटिव कैटलिस्ट कहा जाएगा। पॉजिटिव का सेंस निकलता है जनरल कैटलिस्ट से, और उस फेनोमेनन को कैटालिसिस कहा जाता है। लेकिन कैटलिस्ट के इफिशियंसी को भी अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर जो कैटलिस्ट के इफिशियंसी को बढ़ा दे उसे प्रोमोटर कहा जाएगा, और जो कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को घटा दे उसे पॉइजन कहा जाएगा। जैसे आपको बताया कि आप रिएक्टेंट हैं, आप स्टूडेंट, एंड वी टीचर एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी हमारा ये काम होता है कि हम आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करें। एक टीचर आपके ग्राफ को नीचे भी गिरा सकता है। आपको पढ़ाई की जगह पर किसी दूसरे वर्क में हम इन्वॉल्व कर दें, आज चलो यहाँ काम करना है, वो करना है, इस तरीके से आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है, सर का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है आपको पढ़ाई की तरफ में लगाना। तो अगर उस तरीके से हम कर रहे हैं तो हम निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगे। मेरी इफिशियंसी को भी घटाने या बढ़ाने का कई फैक्टर काम करता है, यानी कि वो फैक्टर जिसकी वजह से हम और कैटलाइज कर सकें वो पॉजिटिव कहा जाएगा, वो प्रोमोटर कहा जाएगा। और कुछ एक वैसे भी एक्टिविटी होते हैं जो हमारी इफिशियंसी को घटाता है, उसे पॉइजन कहा जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, उसके ऊपर में आप वर्क कर रहे हैं, तो ये आपका एक्टिविटी मेरे लिए प्रोमोटर का काम करेगा कि नहीं, सामने वाला पढ़ रहा है, अब हमको थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए इसके लिए। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं कि देखो बाबू ये 15 मिनट का काम है, इसको करके आओगे, लेकिन आप करके नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ सामने में जो कैटलिस्ट है, यानी कि जो टीचर है, उनका इफिशियंसी और बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपका पॉइजन कहा जाएगा। जैसे आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम करता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर अमोनिया का फॉर्मेशन करता है हैबर्स प्रोसेस में। N2 + 3H2 इट गिव 2NH3, और इस जगह पर आयरन का इस्तेमाल करते हैं जो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। इस आयरन के इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग मोलिब्डेनम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, MO2O3। ये इसके इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करता है। तो बताओ ये किस रूप में काम करेगा? प्रोमोटर के रूप में काम करेगा। यानी कि प्रोमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट के इफिशियंसी को बढ़ा दे। हम पढ़ रहे हैं, अभी लाइट कट गया, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, तब ये जो सारा इवेंट हुआ है वो हमारे लिए प्रोमोटर का काम करेगा या पॉइजन का काम करेगा? पॉइजन का, क्योंकि अब हमारा ध्यान यहाँ की बजाय कहीं और चला जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोमोटर के रूप में काम करता है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, देन द फेनोमेनन इज कॉल्ड, ये अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड इसके इफिशियंसी को कम कर देता है, तो पॉइजन के रूप में काम करेगा। इतनी बात को मोलिब्डेनम ऑक्साइड की जगह पर मोलिब्डेनम कर दो, एमोसिल। अब यहां देखो, स्क्रीन पर दिख रहा है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। यहां पर जो टाइप बनाया गया है वो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट के अनुसार से है। अगर सारे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो, यानी कि एक ही फिजिकल स्टेट हो, तब उन्हें हम लोग होमोजीनियस कैटालिसिस करते हैं। और इनमें से कोई एक डिफर कर गया तब उन्हें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहा जाएगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं SO2 का, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डालोगे और यहाँ 2 डालोगे। अब अगर कैटलिस्ट के फॉर्म में NO का इस्तेमाल किया गया जो कि गैसेस स्टेट में है, तो देखो जिस फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट है उसी में फिर कौन सा है? कैटलिस्ट भी। तो इन्हें होमोजीनियस कैटालिसिस कहा जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी का भी डिफर कर गया, जैसे इसी सल्फर डाइऑक्साइड का 2SO2
इन गैसेस स्टेट प्लस O2 इन गैसेस स्टेट, और कैटलिस्ट के फॉर्म में अगर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करें He2O5, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, टू रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ 2SO3 इन गैसेस स्टेट, तब इन्हें कहा जाएगा हेट्रोजीनियस। बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा है। व्हाट डू मीन बाय होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस का मतलब सेम, यानी कि सेम फेज में है। कई जगह पर सिर्फ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का बात करता है, कुछ एक जगह पर रिएक्टेंट के साथ में यानी कि पूरे सब्सटेंस को कंसीडर करता है। आप दोनों में से कोई लिख सकते हो। कंडीशन ये है कि जो रिएक्टेंट का फेज है वही कैटलिस्ट का होगा तो होमोजीनियस, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट इनका डिफर कर रहा है तब उन्हें कहा जाएगा हेट्रोजीनियस। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस कैटालिसिस के मैकेनिज्म को डिस्कस करता है। हम लोग एडजॉर्प्शन पढ़े हैं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में डिफरेंस था। एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेनन को कहा जाता है, जबकि एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन को कहा जाता है। ये सिर्फ अपर पार्ट पर डिपॉजिट होता है। यहाँ ये बताया गया कि अगर मान लिया कि ए और बी रिएक्टेंट हैं और ये कन्वर्ट करा प्रोडक्ट ए बी में, और इसके रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल करें? कैटलिस्ट का। ये कैटलिस्ट, अब ये कैटलिस्ट करेगा काम कैसे? जो यहाँ कहता है एडजॉर्प्शन थ्योरी कि कैटलिस्ट के सरफेस पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज होते हैं, एक्टिव सरफेस एरिया होता है जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं, यानी ये कैटलिस्ट है और रिएक्टेंट है यहाँ पर ए और फिर रिएक्टेंट है बी। अब ए और बी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी वो रिएक्ट करेंगे। अभी ए और बी फ्रीली मूव कर रहा है, ध्यान से समझना, ए और बी फ्रीली मूव कर रहा है। अब जैसे ही कैटलिस्ट काम क्या करता है, इनके सरफेस एरिया पर ये जो फ्री वैलेंसी है वो रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा, यानी कि अब इनका एडजॉर्प्शन होगा। तो जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा, यहाँ देखो ये कैटलिस्ट है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ कैटलिस्ट, और इनके सरफेस पर ए और बी को यहाँ एडजॉर्ब कर दिया। तो पहले जहां ये रैंडमली मूव कर रहा था, अब इनके सरफेस पर डिपॉजिट हो गया तो इनका मूवमेंट तो फ्रीज कर गया, मूवमेंट रुक गया ये, और अब इनके ए और बी के बीच में इंटरैक्शन का चांसेस बढ़ गया। यानी अब अगले स्टेप में ये क्या होगा? एडजॉर्ब करने के बाद अब इनके ए और बी के बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिन्हें हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। यहां एक कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है। अब ए और बी के बीच में एक नया बॉन्ड बन रहा है और पहले से जो बना हुआ बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या करेगा? टूटेगा। यहाँ ये डॉट 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 का मतलब कि जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और यहाँ डॉट 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 कहने का मतलब अब एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी का ये फ्री वैलेंसी यहीं पर है। इसे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब जैसे ही इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, अब इनका डिजॉर्प्शन होगा। याद आ रहा है डिजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन का मतलब होता है डिपोजिशन, और डिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल, यानी कि सरफेस से उस सब्सटेंस को बाहर निकालना। तो जैसे ही डिजॉर्प्शन होगा, अब ये कैटलिस्ट फ्री हो गया यहां, फिर इनके पास में ये वैलेंसी इनका फ्री हो गया, और जो पहले ए और बी अलग अलग थे अब इनके बीच में क्या बना है? बॉन्ड। तो अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां पर आ गया ए बी। अब ये बिहेव करेगा किस रूप में? प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये कैटलाइज करने का काम किया। जैसे आप में से एक स्कूल के अगर आप नहीं, आप में से कई लोग अलग अलग स्कूल के, अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हर दिन आ रहे हैं, आप एक ही जगह पर बैठ रहे हैं, एक बेंच पर बैठ रहे हैं, धीरे धीरे आपका इंटरेक्शन बढ़ा, दोस्ती बढ़ा, और मे भी हो सकता है कि प्लानिंग हो कि 12th करने के बाद में हम लोग कहीं बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, तो हम लोग एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही जगह पे लॉज में जो है रूम लेंगे, हम लोग मिल करके एक ही कंपनी जो है वो खोलेंगे, और कई जगह पर आप देखोगे कि उसी तरीके से दोस्त जो है वो मिल करके नया स्टार्टअप्स वगैरह तैयार करते हैं। क्या था कि हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे थे, वो दोस्ती था, ट्यूनिंग हम लोग का एक तरह का मेंटेलिटी मैच कर रहा था, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है ज़्यादा हो सकता है। तो ये प्लानिंग हुआ आपका। तो यहाँ जुड़ने का काम हम क्या किए? आपको
सरफेस एरिया प्रोवाइड किए, जहां आप आकर के जुड़े, हमारा और आपके बीच का बॉन्ड टूटने वाला है। आप हटेंगे, ये जगह खाली होगा, ये टाइम खाली होगा, और इसी जगह पर फिर नेक्स्ट ईयर 12th के कोई दूसरे बैच वाले स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हर साल में एक नए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, कैटेलाइज कर रहे हैं, फिर वो बाहर जा रहा है, यानी कि हमारे सरफेस पर जुड़ रहा है, अलग अलग रिएक्टेंट आ रहा है सरफेस पर, कैटेलाइज कर रहे हैं, और जैसे ही वो प्रोडक्ट बना, अब वो प्रोडक्ट को बाहर कर दिए, और फिर हम फ्री हो गए कि अब फिर दूसरे रिएक्टेंट यहाँ पर कैटेलाइज होंगे, और यही प्रोसेस जो लगातार चल रहा होता है। आज आप हैं, पिछले साल कोई और था, उसके पिछले साल कोई और था, और आने वाले समय में कोई और रहेगा। नोट करिए, जैसे जो रिएक्शन अभी लिखे थे उसी को लिखते हैं, N2 + 3H2 इट गिव 2NH3। यहाँ आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसका ये काम है रिएक्शन को कैटेलाइज करना, तो इसका एक्टिविटी होता है। फर्स्ट वाले पार्ट में कैटलिस्ट का एक्टिविटी, यानी उसका काम क्या है। कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। आपका पर्पस होता है जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना। कुछ एक कंडीशन में जरूरत पड़ता है निगेटिव कैटलिस्ट का, जैसे अगर मान लें कि कहीं आग लगा हुआ है और उस जगह पर आपको आग बुझाना है, तो रेट ऑफ कंबशन को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो वहां वैसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे जो निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, तो आपको कैटेलाइज करेगा नीचे की तरफ में। अदरवाइज जनरली जो हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, तो कैटलिस्ट का सेंस ही निकलता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पर ये आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ये इसका एक्टिविटी हो गया, ये इसका काम हो गया। सेलेक्टिविटी क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना। एक इक्वेशन है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो ये अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, HCHO का। वहीं अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं कॉपर, और यहाँ कैटलिस्ट में है जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, तो यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है CH3OH का। वहीं अगर इस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पर कैटलिस्ट के रूप में अगर निकेल है, तो यहाँ यह फॉर्मेशन करता है हाइड्रोकार्बन, यानी CH4 + H2O। अब देखो, अभी तक ये कहा जाता था कि जैसा रिएक्टेंट है वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करेगा। तो यहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, लेकिन सब में देखो प्रोडक्ट सेम है या अलग अलग है। यहाँ अल्डिहाइड बना, यहाँ अल्कोहल बना, और इस जगह पर हाइड्रोकार्बन बना। तो रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट अलग हो गया, तो इसका मतलब किसकी वजह से अलग हुआ है, कैटलिस्ट की वजह से। यहाँ कॉपर था, इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहा जाता है, कॉपर के साथ में और भी दूसरे हैं, और यहाँ निकेल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को ही अफेक्ट नहीं करता है, प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है वो भी कैटलिस्ट डिसाइड करता है। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि एक्टिविटी कैटलिस्ट का मतलब हुआ वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और सिलेक्टिविटी कहने का मतलब ये हुआ कि एक रिएक्टेंट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है वो कैटलिस्ट भी डिसाइड करता है। कैटलिस्ट अगर चेंज कर दिए तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नोट कर लीजिए, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, यानी कि जो सिलेक्शन होगा कि किस रिएक्टेंट को कैटेलाइज करना है वो उनके शेप पर डिपेंड करता हो, वैसे कैटालिटिक रिएक्शन को हम लोग शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस कहा जाता है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया जियोलाइट का, जरा ध्यान से देखना। यहां इसमें हनी कम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप कभी देखे होंगे मधुमक्खी का छत्ता, तो इसी तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना होता है, यानी बेंजीन के जैसा, लेकिन बेंजीन रिंग इसमें नहीं है। ये हनी कम लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से ये है, यहां पर भी आएगा, सॉरी, यहां ये आएगा। अब कह रहा है कि ये कैटलिस्ट है जियोलाइट, जियोलाइट ये इसमें एक्टिव साइट है, जरा ध्यान से देखना, इसमें ये एक्टिव साइट है। अब रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट ये है,
R1, दूसरा रिएक्टेंट ये है R2, तीसरा रिएक्टेंट ये है R3 और चौथा रिएक्टेंट ये है R4। कंडीशन ये है कि ये कैटलिस्ट के सरफेस पर एक्टिव साइट पर जो फिट बैठेगा वही कैटेलाइज हो सकता है, जो इन पे फिट नहीं बैठेगा वो कैटेलाइज नहीं हो सकता है। अब आप जरा देख कर बताओ तो R1, R2, R3 और R4 इनमें से कौन कौन कैटेलाइज हो सकता है? यहां पर R1 कैटेलाइज हो सकता है, R1 फिट बैठेगा इसमें, इसका शेप बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, सॉरी इसका साइज बड़ा हो गया। शेप तो दोनों का मैच कर रहा है लेकिन साइज इसका बड़ा हो गया, यानी कि ये फिट नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, तो सिर्फ कौन बैठेगा? R4। तो इस कैटालिसिस को हम लोग शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस कहें, यानी कि जो इनके एक्टिव साइट पर फिट बैठेगा, जैसे हम उसी को कैटेलाइज कर सकते हैं जो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, जो उसको वर्क करे। हम बोल रहे हैं कि देखो बाबू ये इतना ही टाइम लगेगा, इसको लेकिन कर लेना, ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप वो करने के लिए तैयार नहीं है तो आप कैसे कैटेलाइज हो सकते हैं? आप मेरे अनुसार से फिट बैठेंगे, जैसे इस पर वही फिट बैठ सकता है जिनका शेप और साइज इसके एक्टिव साइट के अनुसार से। इसलिए इस कैटालिसिस रिएक्शन को हम लोग शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस कहते हैं। बाकी के दूसरे कैटेलाइज नहीं होंगे, ये कैटेलाइज नहीं होगा, ये कैटेलाइज नहीं होगा, ये कैटेलाइज नहीं होगा। इसका शेप मैच कर रहा है लेकिन इसका साइज क्या है? बड़ा हो गया, तो इसलिए नहीं होगा। तो शेप भी मैच करना चाहिए एक्टिव साइट के अनुसार से और साइज भी मैच करना चाहिए ताकि उसके ऊपर में ये फिट बैठ सके। ठीक है, तो ये थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।